तो प्लीज़ उसको अभी अप्लाई कर दीजिए एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, चाहे वो I-130 से हो, स्पाउस बेस ग्रीन कार्ड। तो प्लीज़ आप एक बार इन सारी बातों को ज़रूर सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका में रिसेंटली हेल्ड हुए इलेक्शंस के बारे में, जिसमें जो बाइडेन और उनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से हारी है और ट्रंप की सरकार भारी बहुमत से जीती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस में अंडर ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिकली H1B वीज़ा कैटेगरी में क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको टाइम स्टैम्प बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इनकेस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रेटेड पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये H1B वीज़ा होता क्या है। तो देखिए ये एक वीज़ा की कैटेगरी होती है, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी होती है। तो नॉन इमिग्रेंट से मेरा मतलब है ये एक टेम्परेरी वीज़ा होता है, टेम्परेरी स्टे के लिए होता है। ये परमानेंट वीज़ा नहीं होता है आपका, ये कुछ समय के लिए मान्य होता है। तो ये आपको वीज़ा मिलता है आपके काम के आधार पे, मतलब आपको किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना पड़ता है जो आपके लिए ये वीज़ा स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सरशिप से मेरा मतलब है कि जैसे आप जिस भी कंपनी के लिए काम करेंगे वो कंपनी सरकार से कहेगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरी कंपनी की मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे रुकने के लिए वीज़ा प्रदान करा जाए। तो सरकार उसका वीज़ा अप्रूव कर देती है। तो बेसिकली ये होता है स्पॉन्सरशिप। और ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इस वीज़ा को पाने के लिए, जैसे आपके पास एटलीस्ट एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स या PhD है तो और अच्छी बात है। आप किसी फॉरेन कंट्री के होने चाहिए, आप US सिटीज़न नहीं होने चाहिए, आपके पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, और भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेकिन ये 3 मेन होती हैं। और ये वीज़ा 3 साल के लिए मिलता है आपको, जो कि एक्सटेंड होकर 6 साल तक का भी किया जा सकता है। तो ये होता है H1B वीज़ा। तो चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, कैसे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन वीज़ा प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती है। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में बहुत क्लियरली बता दूं कि अभी कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कुछ भी पास नहीं हुआ है इन रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन प्रोसेस। अभी भी जो बाइडेन की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी जनवरी ऑफ 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी। तो एट प्रेजेंट जो बाइडेन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भी पावर में है। तो इसीलिए अभी जितनी भी मार्केट में न्यूज़ चल रही है, जितने भी लोग अपनी ओपिनियन बना रहे हैं, वो एक काइंड ऑफ अ स्पेक्यूलेशन है। वो स्पेक्यूलेशन इस चीज़ पे आधारित है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रीवियस कार्यकाल था उसमें जो ट्रेंड देखा गया उस पर आधारित है, या जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलियों में जो भाषण दिए हैं, जो स्पीचें दी हैं, उनके बेसिस पे लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं या एक ऐसी संभावना बना रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये उन लोगों के स्पेक्यूलेशन का ग्राउंड है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी कोई भी लॉ, कोई भी बिल पास नहीं हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अभी जो भी लोग इंटरनेट पे क्लेम कर रहे हैं उसके लिए उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो H1B कैटेगरी है वो थोड़ी सी इफेक्ट तो ज़रूर होगी, क्योंकि हम किसी की नहीं सुनते हैं, हम पिछले ट्रेंड को उठा के देखते हैं। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला प्रीवियस जो सरकार थी उनकी 2017 से 2021, तो उस टर्म के दौरान 2017 में 13% H1B का डिनायल रेट था, जो कि 2018 में हो गया 24%। देख रहे हैं कितना बड़ा जंप आ गया, 13 से 24% का डिनायल रेट। फिर 2019 में हुआ ये 21%, जो कि थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा घटा बट इतना नहीं। और 2020 में ये थोड़ा और घट के हो गया 13%। और फिर 2021 में आ गया 4%। अब 2020-21 को मैं इतना रेलिवेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त कोविड आ गया था और सबकी ऐसी तैसी हो रखी थी, बैंड बजी हुई थी, तो इसीलिए उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोविड से डील करना था, तो उन लोग ने उसको ईज कर दिया। और क्योंकि इनके पास मेडिकल प्रोफेशनल्स कम पड़ रहे थे, हाँ, इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे कि इनके जो डॉक्टर्स और इनके नर्सेज थे इतना ज़्यादा ओवरवर्कड हो गए थे, इनके पास वर्क फोर्स ही नहीं थी उस चीज़ को संभालने के लिए। तो आई गेस ये 2021 में जो 4% पे जो नीचे गिरा है ये इसीलिए गिरा होएगा। तो ये मेरा स्पेक्यूलेशन है। बट अगर हम लोग ये कोविड के एंगल को हटा दे तो हम लोग ने देखा है कि एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला है इन डिनायल ऑफ H1B वीज़ा। तो देखिए थोड़ा प्रोसेस तो इफेक्ट होगा ही, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इलीगल इमिग्रेशन इफेक्ट होएगा। देखिए इलीगल इमिग्रेशन तो
बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको प्रॉफिट लॉस दिखता है। अब उसको साफ साफ दिख रहा है कि जितना भी ये इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है इससे अमेरिका को, देश को नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले वो उसको टैप इन करेगा, सबसे पहले वो उसकी कमर तोड़ेगा। अब देखिए इलीगल इमिग्रेशन में क्या होता है, लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर से आ जाते हैं। अब वो क्योंकि इलीगल होते हैं, उनके पास वर्क परमिट नहीं होता है, तो वो लोग कैश पे काम करते हैं, सस्ते में काम करते हैं। जो अमेरिका में जो लोकल लोग होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो इलीगल वर्कर्स हैं लोग सस्ते में काम कर देते हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स इफेक्ट होती है। फिर ऊपर से मेक्सिको से क्रिमिनल्स आ जाते हैं, ये और तो और फिर ये ड्रग कार्टेल वाले आ जाते हैं मेक्सिको से यूएस में, क्राइम फैलाते हैं, बकचोदी करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अमेरिका को, यहाँ की जनता को। तो इसलिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन पे फोकस करेगा। और रही बात लीगल प्रोसेस की, तो ऐसा भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा लॉ ही बदल देगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए जो यूएस का लॉ है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ऊपर है। और यहाँ पे लॉ को बदलना, आप ये मानिए सरकारें बदल जाती हैं, लॉ नहीं बदल पाता है। हाँ, लॉ नहीं बदलता है, तो इसीलिए लॉ सर्वोपरि है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। हाँ, बस ये है जो प्रोसेस होगा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। जैसे जिन लोग का H1L1 वीज़ा ड्यू है एक्सटेंशन के लिए, तो प्लीज़ उसको अभी अप्लाई कर दीजिए एक्सटेंशन के लिए। अभी भी जो बाइडेन की सरकार है तो प्रोसेस इज़ स्टिल द सेम, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो I-130 से हो, स्पाउस बेस्ड ग्रीन कार्ड, या फिर I-140, I-485 वर्क रिलेटेड ग्रीन कार्ड, या फिर I-730 असाइलम या रिफ्यूजी बेसिस पे जिनको ग्रीन कार्ड लेना हो, तो प्लीज़ अभी अप्लाई कर दीजिए। और जो लोग सिटीजनशिप के लिए ड्यू हैं, जिनकी जो लोग यहाँ पे 5 साल रह चुके हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो वो लोग भी N-400 जल्दी से जल्दी भर दें। तो एटलीस्ट आप लोग उनके सिस्टम में आ जाएं और आपको इनिशियल बैकफायर ना मिले। आप लोग उनके सिस्टम में आ जाए और कुछ प्रोसेसिंग हो जाए, और बिफोर दे ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी टू द प्रोसेस, आप ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर हो, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं। तो जो भी लोग इन सारी कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं जिनकी मैंने अभी बात करी, तो प्लीज़ आप एक बार इन सारी बातों को ज़रूर सोचिएगा और इस पर विचार करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ 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 आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।